Yes, so hello everyone. I hope all of you are doing good. कैसे हो सभी बच्चे? तो स्टूडेंट्स, आज जैसे कि आप देख रहे हो, आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यूनिट जो कि है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जहाँ से नावेडेज काफी कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, सिर्फ CSIR एग्जाम में ही नहीं, आपके बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, राइट? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और यूनिट हो जाता है जिसके कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा पहला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस अ मोनोफाइलेटिक ग्रुप? अब आई थिंक सभी को पता है कि मोनोफाइलेटिक क्या होता है ना? हम लोगों ने कुछ टेक्सॉन्स के हिसाब से, राइट, वी हैव सीन कि मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स होते हैं, पैराफाइलेटिक ग्रुप्स होता है, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स होता है। तो ये क्या है? इसमें से हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए, उसमें से बताना है कि कौन सा मोनोफिलेटिक ग्रुप है। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मोनोफिलेटिक में हम क्या देखते हैं जनरली। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मोनोफिलेटिक तो क्या होना चाहिए, isn't it? सो मोनोफिलेटिक में हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स? मोनोफिलेटिक में जब भी हम फाइलोजेनेटिक ट्री यदि हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, तो रीसेंट कॉमन एंसेस्टर यदि मैं ले रही हूँ, राइट, तो उसके साथ साथ मैं उसके सारे टेक्सान्स ले लूंगी, है ना? ऑल क्लैड्स। सो एंसेस्टर और उसके जो भी जितने भी क्लैड्स है, राइट, ये जितने भी ये टेक्सास है, ये सारा जब मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मोनोफिलेटिक। यदि मैं एंसेस्टर ये वाला लेती हूँ तो यहाँ पर ये पार्ट भी आपका आ जाना चाहिए था। तो मोनोफिलेटिक सिंपल चीज है, ये एंसेस्टर, यस, जो कॉमन एंसेस्टर रहेगा, प्लस ऑल द क्लैड्स या फिर ऑल द डिसेंडेंट्स जिसको हम बोलते हैं। उसी तरह से पैराफिलिटिक ग्रुप जो रहता है, पैराफिलिटिक ग्रुप में हम किसको लेते हैं? यहाँ पर भी अगेन मोस्ट रीसेंट एंसेस्टर बट सम ऑफ द डेसिडेंट्स। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर भी मैं लिख सकती हूँ रिसेंट एंसेस्टर प्लस सम डेसिडेंट्स, नॉट ऑल। अब यदि इसी को मैंने इस तरह से ट्री में बताया और यदि मैं समझ लो इसको हमने रिसेंट कॉमन एंसेस्टर लिया, ये सारे उसके क्लैन्स है, तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर इतना ही इसको इंक्लूड किया। यहाँ पर हमने क्या किया था? इन सभी को कर लिया था, isn't it? ये इतना ही किया तो ये हो जाएगा पैराफिलिटिक। फिर होता है पॉलीफिलिटिक। पॉलीफिलिटिक में तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी एंसेस्टर्स के रिलेटेड यू कैन नॉट से कि कॉमन एंसेस्टर्स यहाँ पर रहेंगे। हाँ, एक जो एक ट्री बन रही है तो यहाँ पर एक आपका एक कॉमन जो रूट से रहेगा वो तो रहेगा, बट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर्स नहीं रहेंगे, कुछ भी खास सिमिलैरिटीज देखने को नहीं मिलेंगी। यानी आप हो सकता है कि ये वाला एक टेक्सा ले रहे हो और एक ले रहे हो ये वाला, इसका रीसेंट कॉमन ये है, इसका कॉमन आपका ये है, am I right? So you can say that this would be the polyphyletic group। यानी एंसेस्टर्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं होते, अलग अलग एंसेस्टर्स होते हैं, सिमिलैरिटीज नहीं देखने को मिलती है, ज्यादा सिमिलैरिटी बिटवीन द ग्रुप्स। गॉट इट? तो ये हो जाएगा आपका पॉलीफिलेटिक। अब इसमें से देखते हैं कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा मोनोफिलेटिक है। A group of organism that share a common ancestor and all of its descendants। यही सी ठीक लग रहा है ना? Common ancestors and all descendants। चलो आगे और भी देख लेते हैं। A group of organism that include species from unrelated lineages, जो कि अनरिलेटेड है, एक दूसरे से ज्यादा रिलेटेड नहीं है। तो बच्चों ये तो क्या हो जाएगा? ये तो ये वाला दिख रहा है ना, इट कुड बी पॉलीफिलेटिक, देयर वी कैन से दैट, इजंट इट? सिमिलरली जो ऑप्शन 3 में दिया है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लैक अ कॉमन एंसेस्टर, दिस कुड आल्सो बी पॉलीफिलेटिक, की कॉमन एंसेस्टर लैक कर रहा है। एक्चुअली कॉमन एंसेस्टर, मोस्ट कॉमन एंसेस्टर हम बोल सकते हैं लैक कर रहा है, क्योंकि एक कॉमन तो सभी का रहेगा यदि मैं एक से एक ट्री की बात कर रही हूँ तो, बट स्टिल यू कैन गो फॉर दैट, मोनो तो बिल्कुल नहीं होगा। और लास्ट है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट ऑलवेज लैक एपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स। बच्चों, एपोमॉर्फिक कैरेक्टर का मतलब क्या है? आई थिंक सभी को पता है। एपोमॉर्फी
क्या होता है प्लीजोमॉर्फी क्या होता है, राइट। अपोमॉर्फी की जब हम बात कर रहे हैं उसका मतलब होता है डिराइव्ड ट्रेट, है ना। एपोमॉर्फी का मतलब होता है डिराइव्ड ट्रेट। आई थिंक सभी को याद होगा, ये हमने पढ़ा है। एपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो एपोमॉर्फी है ना डिराइव्ड ट्रेट जो कि बाद में डिराइव्ड हुई है ना। प्लीजोमॉर्फी कहा तो एंसेस्ट्रल ट्रेट जो रहता है दैट वुड बी देयर। तो यहाँ पर क्या बोला है कि ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हमेशा एपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स को लैक करते, यू कैन नॉट से लाइक दैट ना। अब देखो ये एक रीसेंट ये कॉमन एंसेस्टर है फॉर एग्जांपल, है ना। अब हमने ये यहाँ ये वाला यदि एंसेस्टर आ गया उसका मतलब यहाँ पर इसने कुछ डिराइव्ड ट्रेट लिया है, नया ट्रेट आया है, एम आई राइट। तो दैट इज पॉसिबल कि भाई डिराइव ट्रेट तो होना चाहिए, कभी नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पर क्या बोला है ऑलवेज लाइक यानी हमेशा एपोमॉर्फिक कैरेक्टर लैक करेगा, वो मोनोफिलेटिक होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, इजंट इट। क्योंकि यहाँ पर जब मैं एपोमॉर्फिक मोनोफिलेटिक की बात कर रही हूँ तो मैं यदि मोस्ट कॉमन एंसेस्टर की रीसेंट एंसेस्टर की बात करूँ सो दैट कुड बी अगेन अ डिराइव्ड ट्रेट, तो वो हो सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि ऑलवेज आ गया तो यू कैन नॉट गो फॉर दिस ऑल्सो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। देखो बहुत सिंपल था। आई थिंक आप लोग कहोगे कि मैम वो पहला देख के आ गया तो आंसर फिर हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करें। एग्जाम में डेफिनेटली जब आप पढ़ लेते हो आपको समझ गया, आप आंसर कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, isn't it? हम लोग कंसेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन हमको पता है सही है, बाकी के 3 ऑप्शंस क्या हो सकते हैं ये भी हमको करना है, isn't it? That is a correct way of if you are solving any of the PYQs or MCQs whatever, right? जब भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो इसी तरह से हमने करनी चाहिए। Now moving for the next one, अगला क्वेश्चन आ रहा है ओके स्पेसिमेन टाइप स्पेसिमेन के ऊपर दिख रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द लेक्टोटाइप डेजिग्नेशन following ICBN rules. So these are related to the type specimen, isn't it? यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, रिपीटेड आए हुए हैं। जनरली लेक्टोटाइप, होलोटाइप इसी तरह से ज्यादातर पूछा जा रहा है, जो यदि आप पिछले क्वेश्चंस देखोगे कुछ साल के तो भी। तो बच्चों यहाँ पर क्या बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट द लेक्टोटाइप, गॉट इट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया है सिन टाइप इज प्रिफर्ड ओवर एन आइसोटाइप, एन आइसोटाइप मस्ट बी चोजन ओवर अ सिन टाइप, sin type or isotype are not available, a paratype can be chosen, और चौथा बोल रहा है in an absence of any type material a lectotype can be chosen among the unsighted specimen of an original material। हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सही वाला नहीं बताना है। तो बच्चों एक बार टाइप स्पेसिमेन को भी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो रहता है मेन, जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल स्पेसिमेन जो रहेगा टाइप स्पेसिमेन में, वो हो जाता है होलोटाइप, इजंट इट। तो होलोटाइप सिंगल स्पेसिमेन होता है जिसको हम लोग एज अ टाइप स्पेसिमेन डेजिग्नेट करते हैं बाय द ओरिजिनल ऑथर, है ना। जब भी कोई स्पीशीज को यदि कोई ऑथर लेकर आ रहा है पहली बार विद सम और उसको डेजिग्नेट करता है विद दैट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स डेट टाइम, है ना, उसके पूरा डिस्क्रिप्शन बताया जाता है, तो वो स्पेसिमेन को हम कहते हैं होलोटाइप, यानी एक तरह का वो ओरिजिनल स्पेसिमेन हो जाता है, एम आई राइट। उसी का जो डुप्लीकेट होता है होलोटाइप का उसको हम कहते हैं आइसोटाइप। यानी सबसे इंपॉर्टेंट मेन कौन सा हो जाता है, होलोटाइप। होलोटाइप के बाद जो आएगा वो कौन सा हो जाएगा, आइसोटाइप, क्योंकि वो उसका क्या है, उसका डुप्लीकेट है, एम आई राइट। इसके बाद में यदि मैं सिन टाइप की बात करूं तो सिन टाइप क्या होता है, व्हाट इज सिन टाइप देन। Sin type, any of the 2 or more specimen listed in an original description of a taxon when a holotype was not designated। यानी जब भी कोई स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है तो उसके साथ में एक से ज्यादा स्पेसिमेंस कलेक्ट किए जाते हैं, isn't it? तो 2 और 2 से ज्यादा स्पेसिमेन जब किसी ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन में लिए गए हैं और होलोटाइप को यदि डेजिग्नेट नहीं किया है तो उनमें से एक को आप एज अ सिन टाइप को वहां से उठा सकते हो।
isn't it? और वो स्पेसिमेन कैसे होने चाहिए? इक्वल रैंक के होने चाहिए, which can describe a new species, isn't it? ये कब होगा? जब ऑथर ने holotype को डेजिग्नेट नहीं किया है तो that would be called as a syntype. फिर आता है लेक्टोटाइप, यानी सिनटाइप कब आएगा बच्चों? जब होलोटाइप नहीं रहेगा तो यहाँ पर हमको सिनटाइप इसके नीचे में आ सकता है लिखने के लिए। फिर आता है लेक्टोटाइप, हमको क्वेश्चन में लेक्टोटाइप के रिलेटेड भी बताना है। स्पेसिमेन चोजन बाय अ लेटर रिसर्चर टू सर्व एज इफ इट वेयर द होलोटाइप, उसको होलोटाइप की तरह सर्व करने के लिए चूज किया जा सकता है। कब और कैसे? उसको आप चूज कर सकते हो कब? जब वो, मैंने कहा कि ओरिजिनल स्पेसिमेन के साथ में जब दूसरे भी स्पेसिमेंस लिए जाते हैं, isn't it? और जब होलोटाइप डेजिग्नेट नहीं होता या फिर वो लॉस्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब हम उनमें से ही एक दूसरे एक स्पेसिमेन को उठा के उसको होलोटाइप की तरह यूज करते हैं, तो हम इसको कहते हैं लेक्टोटाइप। तो जो ओरिजिनल स्पेसिमेन जो रहते हैं उनमें से हम आइसोटाइप में से इसको ले सकते हो लेक्टोटाइप बनाने के लिए, सिनटाइप में से आप ले सकते हो लेक्टोटाइप बनाने के लिए, या फिर पैराटाइप में से भी आप ले सकते हो एज अ लेक्टोटाइप बनाने के लिए। अगेन कब? जब आपका होलोटाइप लॉस्ट हो गया या फिर डिस्ट्रॉय हो गया। आई थिंक दिस इज क्लियर। इसके बाद यहाँ पर एक और वर्ड आया है पैराटाइप। तो पैराटाइप यानी कौन सा टाइप स्पेसिमेन हो गया? विच इज नॉट एक्चुअली, जब उसको कभी भी हमने एज अ टाइप स्पेसिमेन साइट नहीं किया है, ठीक है, लेकिन बाद में जब जरूरत पड़ेगी उसको लिया गया ओरिजिनल के साथ में, तब हम उसको यूज कर सकते हैं अगेन एज अ व्हेन द होलोटाइप इज नॉट देयर, ठीक है। नियोटाइप, नियो यानी न्यू, ये एक तरह से पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट स्पेसिमेन होगा, सेम उसमें से नहीं होगा, ये सब्स्टिट्यूटेड स्पेसिमेन होगा। ये तब चूज किया जाएगा जब होलोटाइप को डिस्क्राइब किया गया है, राइट, लेकिन फिर भी होलोटाइप आफ्टर इट्स डिस्क्रिप्शन एंड ऑल लॉस्ट हो गया या फिर डिस्ट्रॉय हो गया। तो जो नया स्पेसिमेन हम लेंगे सब्स्टिट्यूट करने के लिए, पूरी तरह से नया रहेगा, दैट इज अ नियोटाइप। Then one more type specimen is there, that is topotype, a specimen of plant collected from the same locality as a holotype, but on a different date, same date पे नहीं, same locality से हमने उसको लिया है लेकिन किसी और दिन लिया है, तो वो हो जाएगा आपका टोपोटाइप, ठीक है। एक और है दैट इज एलोटाइप, दिस इज एन डेजिग्नेटेड स्पेसिमेन ऑफ ऑपोजिट सेक्स। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एज अ स्टेटमेंट में कभी आ सकता है टू दैट ऑफ द होलोटाइप, यानी होलोटाइप जो भी हमने डेजिग्नेट किया है उसके अपोजिट सेक्स वाला जो टाइप स्पेसिमेन रहेगा दैट विल बी द एलोटाइप, ठीक है। इसको आप कहाँ से ले सकते हो? यू कैन चूज इट फ्रॉम एनी ऑफ द पैराटाइप्स आल्सो। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब आते हैं वापस से क्वेश्चन में। इसके अलावा भी और काफी कुछ टाइप स्पेसिमेंस में स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा और डिटेल में देखोगे तो यू कैन गेट, बट हाँ ज्यादातर क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से आएगा, इसलिए मैंने आपको इतने ही दिए हैं। क्वेश्चन में दिया है, अब चौथे से ऊपर जाते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एनी टाइप मटेरियल अ लेक्टोटाइप कैन बी चोजन। क्या ये सही है? बिल्कुल, हमने वही पढ़ा कि यदि टाइप स्पेसिमेन नहीं है तो आप आइसो में से, सिन में से, पैरा में से आप लेक्टोटाइप को चूज कर सकते हो। तो ये तो सही है, मुझे इनकरेक्ट लेना है, तो ये मैं अब इसको क्रॉस करूंगी। If syntype or isosyntype and isotype are not available, then paratype can be chosen. Yes. यदि ये सब नहीं है तो आप पैराटाइप को चूज कर सकते हो, ये भी सही है। आइसोटाइप मस्ट बी चोजन ओवर अ सिनटाइप, सिनटाइप के पहले आइसोटाइप को चूज करना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि आइसोटाइप होलोटाइप का डुप्लीकेट है, am I right? तो वो भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। It should be chosen before a syntype. A syntype is preferred over नहीं, syntype को आप isotype के ऊपर प्रेफर नहीं कर सकते हो, holotype नहीं है तो उसके बाद वहां से जो दूसरा उठाओगे वो आइसोटाइप में से उठाओगे, राइट।
उस वो भी नहीं रहा, then only you can go for a cent type. Got it? So this is incorrect statement. A cent type is preferred. हमारा आंसर आना चाहिए and right में isotype is preferred over the cent type. Got it? So this is option 1 is the incorrect statement और हमारे लिए वो correct हो जाएगा. Now moving for the next question. अगला क्वेश्चन आ रहा है, the table below list the phylogenetic reconstruction method and description of these methods which includes algorithmic and optically based methods of criteria. हमको बताना है बेस्ट मैच द पेयर वाला क्वेश्चन है. देखो फाइलोजेनेटिक ट्री के जो हमारे डिफरेंट मेथड्स है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है. एक कैरेक्टर बेस्ड मेथड इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा डिस्टेंस बेस्ड होता है, isn't it? यहाँ पर हमको ऑप्शन 1 में अलग अलग मेथड दिए है और सेकेंड कॉलम में हमको वो मेथड क्या होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, एक तरह से व्हाट दैट मेथड गिव्स यू, ये हमको बताया गया है. ठीक है. मैक्सिमम पार्सिमनी, मिनिमम इवोल्यूशन, बेसियन और नेबर जॉइनिंग. आई थिंक मैक्सिमम पार्सिमनी सभी को पता है. लीस्ट चेंजेस जो हम देखते हैं दैट इज इन द पार्सिमनी. एम आई राइट? ऑप्शंस में देखिए, ट्री लेंथ दैट इज सम ऑफ ब्रांच लेंथ, minimum number of changes minimized over ancestral states, cluster algorithm to arrive at a single tree, या फिर posterior probability. I think we can get from this also. maximum parsimony को हम लोग 2 से कनेक्ट कर सकते हैं. minimum number of changes, least changes तो मैंने कहा था, am I right? तो a का 2 हो जाता है. यदि हमने ये भी निकाल लिया a का 2, तो बच्चों देखो a का 2 कहीं और नहीं दिया है. यू कैन गेट योर आंसर दैट ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. और ये बहुत ही सिंपल है. मैक्सिमम पार्सिमनी सभी ने पढ़ा है, सभी को पता है. यस और नो? तो आप इसी तरह से इसका आंसर निकाल सकते हो. इसके अलावा आपको 3 और दिए, मिनिमम इवोल्यूशन, बेसियन और नेबर जॉइनिंग. एक बार हम लोग देख लेते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पर मैक्सिमम पार्सिमनी, अगेन जैसे मैंने कहा कि 2 तरह के मेथड्स होते हैं, कैरेक्टर बेस्ड और डिस्टेंस बेस्ड. तो मैक्सिमम पार्सिमनी आता है कैरेक्टर बेस्ड मेथड. ठीक है. ये ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है. तो इसमें मैक्सिमम पार्सिमनी और मैक्सिमम लाइक्लीहुड दोनों कंसिडर किए जाते हैं. तो पार्सिमनी सिलेक्ट्स द ट्री विद द लीस्ट नंबर ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस या फिर शॉर्टेस्ट टोटल ब्रांच लेंथ. गॉट इट? जबकि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एक तरह का स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि अगेन प्रोबेबिलिस्टिक चीजों को यूज करता है कि ताकि उससे ये देखने के लिए कि कौन सा ट्री ज्यादा प्रॉपर है. यस, वो प्रोबेबिलिटी देख के बताता है. गॉट इट? और साथ साथ मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्या कंसीडर करता है? ऑल पॉसिबल ट्रीज दैट कुड एक्सप्लेन द ऑब्जर्व डेटा. सारे ट्रीज को एक बार वो कंसीडर करता है जो आपको ऑब्जर्व डेटा बता सकता है. किसी एक को नहीं, जितने भी आपको डेटा को एक्सप्लेन कर सकता है दे कैन कंसीडर ऑल ऑफ दैट ट्रीज. गॉट इट? उसके बाद में आता है बेसियन फाइलोजेनेटिक्स. एक्चुअली बेसियन फाइलोजेनेटिक्स रैंडमली मेथड्स को यूज करता है, वेरिएबल्स को यूज करता है. ये भी एक तरह का स्टैटिस्टिकल मेथड है स्टूडेंट्स. पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करता है ये फाइलोजेनेटिक ट्रीज को. राइट? कैसे डिटरमाइन करता है? ऑब्जर्व्ड सीक्वेंस डेटा को कंबाइन करेगा, राइट, और बाद में उस हिसाब से इंफॉर्मेशन देखेगा. ठीक है. तो ये हो गया बेसियन फाइलोजेनेटिक्स. इसके बाद में और 2 मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं कि जो आपका डिस्टेंस बेस्ड में आता है. नेबर जॉइनिंग है, मिनिमम इवोल्यूशन है, फिर एक और इम्पोर्टेंट वाला आप लोगों ने सुना होगा यूपीजीएम जिसको हम बोलते हैं. ये भी आपका डिस्टेंस बेस्ड में आता है. तो बच्चों मिनिमम इवोल्यूशन ट्री में हम क्या देखते हैं? अगेन he construct a tree by selecting the tree topology with the smallest total sum of branch length. ब्रांच लेंथ की सम करके जो सबसे स्मॉलेस्ट आएगा उसको आप उसमें यूज करते हो. ठीक है. कैरेक्टर डिफरेंसेस को भी यहाँ पर साथ में लिया जाता है और अगेन मिनिमम ब्रांच लेंथ के हिसाब से ट्री को कंस्ट्रक्ट किया जाता है. नेबर जॉइनिंग मेथड ये जनरली अनरूटेड ट्रीज के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट्स. राइट? यहाँ पर ट्री जैसा ट्री नहीं बनेगा. एक पॉइंट रहता है, राइट? एक कॉमन पॉइंट हमको देखने को मिलेगा और यहाँ से इस तरह से एक तरह का वो स्टार जैसा स्ट्रक्चर बनता है. बिकॉज
एक ही ट्री कॉमन रहेगा, यहाँ पर एंसेस्टर नहीं ज्यादा जनरली देखा जाता है, रूट वाला नहीं देखा जाता, रूटेड ट्री नहीं रहता है, ठीक है। सो दिस इज द नेबर जॉइनिंग। अभी आ जाते हैं वापस, हमारा आंसर तो आ गया था वैसे ही, बट अब फिर भी देख लेते हैं। मिनिमम इवोल्यूशन की यदि आप बात करो तो जैसे मैंने कहा कि जहां पर सम ब्रांच की सम लेंथ देखे जाते हैं तो आपका बी का बना जाएगा। बेसियन पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी अभी हमने देखा, तो सी का 4 हो जाएगा, बच रहा है डी। तो क्लस्टर एल्गोरिथम टू अराइव एट अ सिंगल ट्री, दैट इज योर नेबर जॉइनिंग। आई थिंक दिस इज क्लियर। सो इस तरह से हमको क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ टेबल बिलो लिस्ट द फूड रिजर्व्स फाउंड इन द डिफरेंट एल्गल ग्रुप। देखो एल्गल ग्रुप से जब क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वही है, रिजर्व फूड। यस, आपको पता रहना चाहिए सभी अलग अलग में, और पिगमेंट्स। एग्जाम्पल्स भी पता रहना चाहिए सभी में, साथ साथ में उनके फंक्शंस, और ये दो तो इंपॉर्टेंट है, रिजर्व फूड और पिगमेंट्स। यहाँ पर दिया है फूड रिजर्व जो दिया है, पायरमाइलॉन, स्टार्च, लेमिनारिन, क्राइसोलेमिनारिन, ठीक है। बैसिलोफाइसी, फियोफाइसी, चारोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी। क्या आएगा आंसर? एनीवन? नाउ अगेन एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ, स्लाइड्स रखी है तो। यदि मैं अलग अलग एल्गल ग्रुप की बात करूं तो सबसे पहले रोडोफाइसी या फिर रोडोफाइटा देखेंगे, जिसको हम लोग रेड एल्गे बोलते हैं, है ना। एक जस्ट वेरी फास्ट उसको हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद में ग्रीन एल्गे यानी आपका क्लोरोफाइटा भी ग्रीन एल्गे में देखते हैं हम लोग, और चारोफाइटा को भी हम लोग भी ऑल्सो कंसिडर इट एज अ ग्रीन एल्गे, इजंट इट। उसके बाद में आता है ब्राउन एल्गे, जिसको हम लोग फियोफाइटा कहते हैं, दैट इज योर ब्राउन एल्गे। उसके बाद में xanthophytes आर ऑल्सो देयर, xanthophyta, that is yellow green algae. बैसिलियोफाइसी भी हो जाता है। या फिर बैसिलियोफाइटा आप ले लो, और एक और मैं दूंगी इसके साथ में क्राइसो, यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। देखो ये दोनों को मैंने साथ में इसीलिए लिखा है कि क्राइसोफाइटा और ये ना, ये गोल्डन ब्राउन एल्गे इसको हम लेते हैं, है ना, क्या गोल्डन ब्राउन एल्गे लिया जाता है, और बैसिलियो इट इज अगेन अ गोल्डन ब्राउन एल्गे, लेकिन यहाँ पर हम लोग डायटम्स को भी कंसिडर करते हैं एज अ बैसिलियोफाइटा। क्राइसोफाइटा में भी डायटम्स को कंसिडर किया जाता है, दिस इज ऑल्सो यूर ओनली, बट जस्ट यू कैन, यदि कभी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी यदि रिजर्व फूड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमको क्वेश्चन दिया है, और मैंने आपको क्या कहा, पिगमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो अबाउट दैट ऑल्सो, कि कौन से पिगमेंट्स आर प्रेजेंट देयर। क्लोरोफिल पिगमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, या फिर आपका कैरोटिनॉइड्स है, व्हाटएवर इट इज देयर। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेड एल्गे स्टूडेंट्स, तो आई थिंक रिवाइज करते जाओ, साथ साथ में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्लोरिडियन स्टार्च, यस, फ्लोरिडियन स्टार्च, इसमें रिजर्व फूड कंसिडर हम कर सकते हैं। इसमें बाद में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोबिलिन, isn't it? इसके बाद में जो आपका ग्रीन एल्गे में क्लोरोफाइटा आ रहा है, तो क्लोरोफाइटा फॉर दैट वी विल टेक इट एज अ स्टार्च, यस।
नॉर्मल स्टार्च और पायरेनॉइड ऑल्सो। इसमें पिगमेंट्स में हम लोग क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, यस कैरोटीनॉइड्स आ जाएंगे, ज़ेंथोफिल्स, यू कैन गो विद दिस। उसके बाद में चारोफाइटा भी है, वो भी अगेन ग्रीन एल्गे है। इसमें इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट लिख सकते हो, चारोफाइटा में ग्रीन एल्गे तो है, बट इट इज अगेन वी कंसिडर एज अ क्लोजेस्ट व्हाट, क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव ऑफ लैंड प्लांट। लैंड प्लांट का सबसे क्लोज्ड लिविंग रिलेटिव हम इसको लेते हैं, जिसमें स्टोन बॉट्स अ वेरी गुड एग्जांपल इज देयर, चारा जिसको बोलते हैं, स्पाइरोगायरा हो गया, इजंट इट। इनका रिजर्व फूड यहाँ पर भी स्टार्च ही आएगा, ट्रू स्टार्च आप लिख सकते हो। अगेन पिगमेंट विल बी क्लोरोफिल ए, बी, सेम कैरोटीन, ज़ेंथोफिल्स, यू कैन गो विद दैट। इसके बाद में आता है ब्राउन एल्गे, दैट इज फियोफाइटा, राइट। तो यहाँ पर आता है मैनिटॉल, ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। लेमिनारिन स्टार्च इज आल्सो देयर, isn't it? क्लोरोफिल ए, सी यहाँ पर लिखना है, फ्यूकोजेंथिन यू शुड रिमेंबर फॉर दिस। इसके बाद में आता है येलो ग्रीन एल्गे, दैट इज ज़ेंथोफाइटा। क्राइसोलेमिरिन इज द रिजर्व फूड, क्राइसोलेमिनेरिन या फिर ल्यूकोसिन भी हम लोग बोलते हैं यहाँ पर। क्लोरोफिल स्टूडेंट्स ए, ई, कैरोटीन, फिर यहाँ पर आप नियोजेंथिन, वाइलोजेंथिन, दिस कुड आल्सो बी देयर, ठीक है। बैसिलियोफाइटा, यहाँ पर अगेन सेम क्राइसोलेमिनेरिन हम लोग लेंगे, क्लोरोफिल ए, सी, बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। क्राइसोफाइटा जो गोल्डन ब्राउन हम लेते हैं, इसमें आप ल्यूकोसिन, यू कैन से, एक्चुअली ल्यूकोसिन क्राइसोलेमिनेरिन एक ही है, इसी को आप ल्यूकोसिन भी कहते हैं, तो ये एक तरह से सेम हो जाएगा सभी में, इजंट इट। पिगमेंट भी नॉर्मली सेम रहेगा, क्योंकि बैसिलियोफाइटा, क्राइसोफाइटा यू कैन से नॉट सेम है, बट यस वेरी सिमिलर। इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है, मैंने शॉर्ट में आपको सभी बता दिए यहाँ पर। अब आते हैं क्वेश्चन में। पैरामाइलॉन दिया है, पैरामाइलॉन हमने कहाँ पे लिया है स्टूडेंट्स, लिया है कि नहीं लिया? अच्छा पैरामाइलॉन हम लोगों ने लिया ही नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर यूग्लिनोफाइट मिस कर दिया, तो यू कैन टेक इट वन मोर देयर, यूग्लिनोफाइटा, वहां पे आएगा ना पैरामाइलॉन, तो यूग्लिनोइड्स वुड बी एन एग्जांपल फॉर दैट। इसका जो रिजर्व फूड होता है दैट इज पैरामाइलॉन, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको जो ऑप्शन में आया है यहाँ पे पैरामाइलॉन, यूग्लिनोफाइसी दिया है, ए का 4, ए का 4 कहाँ दिया है, अगेन आपका आंसर आ गया यहीं से, दैट ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। या फिर लेमिनेरिन भी दिया है, लेमिनारिन हमने कहा लिया था, लेमिनारिन ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी दिया हुआ है यहाँ पर, फियोफाइसी, सी का 2, सी का 2 भी है। क्राइसोलेमिनारिन तो चारो या फिर बैसिलियो क्या होना चाहिए यहाँ पर, इट कुड बी डी का 1, और बच रहा है सिर्फ स्टार्च, तो स्टार्च हमने क्या कहा था सॉरी, इट कुड बी द चारोफाइस, isn't it? तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। वेरी सॉरी स्टूडेंट्स। मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। एंड अगेन रूल्स आ गया, नॉमेनक्लेचर रूल, और इस बार देखो आईसीबीएन के बदले आपको यहाँ पर आईसीजेडएन के लिए बताया, हमको बताना है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंटिंग currently accepted nomenclature rule of ICZN. Got it?
अब आते हैं देखो ICBN के रूल्स हमने बहुत सारे पढ़े, ICZN के भी काफी कुछ सिमिलर ही है उससे। यहाँ पर अब डायरेक्टली स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला बोल रहा है इफ द जेनेरिक नेम इज ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर, इन्हें जेनेरिक नेम मैस्कुलाइन जेंडर का है, मेल जेंडर का है, तो स्पीशीज नेम शुड बी ऑफ फेमिनाइन जेंडर। ऐसा कहीं ICZN में है क्या, और ये होता है क्या? इज इट पॉसिबल दैट जेनेरिक नेम आपका मैस्कुलाइन जेंडर आ रहा है तो स्पीशीज शुड बी द फेमिनाइन, ऐसा उल्टा, राइट? A name is to be rejected if it is a tautonym or inappropriately describes a taxon's character. टॉटोनिम तो हमको पता है कि टॉटोनिम तो zoological nomenclature में accepted है, yes or no, राइट? तो ये तो बोल रहा है रिजेक्ट, तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी गलत हो रहा है, बी गलत हो रहा है, बी गलत हो रहा है। आंसर आ गया मेरा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो हमको ये पहला नहीं भी पता है, बट टॉटोनिम आई थिंक सभी को पता है, राइट? रैटस रैटस जो हम ले रहे हैं, राइट? गोरिल्ला गोरिल्ला, both species and generic both name same, और ये zoological nomenclature में ही valid है, नहीं तो नहीं है। Am I right? The name of an animal taxon cannot be rejected because it is identical with the name of another taxon which is not an animal. यानी किसी टेक्सॉन, एनिमल टेक्सॉन का नाम आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि वो उसका नाम किसी और टेक्सॉन से मैच कर रहा है जो कि एनिमल नहीं है, ना फॉर एग्जांपल यदि प्लांट है। तो क्या ये ICZN के रूल में आता है? यस इट इज देयर, राइट? मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद में इफ इवन इफ द टेक्सॉन कंसर्न्ड इज नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एन एनिमल, इट्स नेम रिमेन्स अवेलेबल। यदि कोई टेक्सॉन है जो कि अभी वो एज एन वो दैट पर्टिकुलर एनिमल क्लासिफाइड नहीं है तो भी उसका नाम रहेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। देखो रूल्स मैंने सारे नहीं लिए, मैंने जो अलग है वो ही लिए, दूसरे सारे काफी कुछ रूल्स ICBN से सेम है ICZN के। तो देखो zoological nomenclature की यदि हम बात करें तो यहाँ पर वही दिया है, the scientific name of animal and plants must be different and the generic name of a plant and animals may be same. ठीक है, साइंटिफिक नाम अलग रहना चाहिए लेकिन जेनेरिक नेम क्या हो सकता है? जेनेरिक नेम सेम हो सकता है। देखो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया है, बनियान या फिर फिग ट्री का जेनेरिक नेम क्या है? फिकस। और फिग शेल जो कि एक गैस्ट्रोपॉड शेल होता है, इसको भी हम फिकस कहते हैं। तो जेनेरिक नेम ट्री और एनिमल दोनों का क्या है? प्लांट और एनिमल का सेम है, बट साइंटिफिक नेम दोनों के फिर अलग हो जाएंगे। फिग ट्री को हम फिकस कहते हैं, कैरिका, और फिग शेल इज फिकस फिकस या फिर फिकस ग्रासिलिस, राइट? तो ये नाम अलग हो गए, लेकिन दिस शुड बी और दिस कैन बी द सेम। गॉट इट? साइंटिफिक नेम स्पीशीज का बाइनोमियल होगा, सब स्पीशीज का ट्राइनोमियल होगा, ये भी सेम है। अब देखो ये जो पहला वाला पॉइंट था, स्पीशीज नेम और जेनस नेम, यदि जेनेरिक नेम मैस्कुलिन आ रहा है, राइट, मैस्कुलिन एंडिंग से स्पीशीज नेम है यानी आई है, तो जीनस का नेम भी क्या आएगा? जीनस का नेम की एंडिंग भी आई या फिर यूएस या फिर ईएस आएगी, यानी सेम आएगी। जीनस मैस्कुलाइन है तो मैस्कुलाइनिंग एंडिंग ही आएगी, फेमिनाइन है तो AE से खत्म हो रहा है तो यहाँ पर जीनस का नाम भी AE से होगा। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिए हुए, राइट? न्यूट्रल एंडिंग है यदि UM और US आखिरी में आया है तो वहां पर जीनस नेम में भी क्या आएगा? UM और US ही आएगा लास्ट में। गॉट इट? तो ये कुछ zoological nomenclature के रूल होते हैं। तो ये वाला जो दिया है ये भी गलत है, इट शुड बी फेमिनाइन जेंडर, नहीं, मैस्कुलाइन है तो मैस्कुलाइन ही होना, फेमिनाइन है तो फेमिनाइन ही होना। उसके बाद में सी में बोला है, ये में हमने देखा कि रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो आइडेंटिकल है, प्लांट और एनिमल का नाम अलग अलग हो सकता है, सॉरी सेम हो सकता है, बट इट शुड बी व्हाट? जेनेरिक नेम, राइट? तो ये सही हो जाएगा। इवन इफ द टेक्सॉन कंसर्न, यदि ये भी सही है स्टूडेंट्स कि यदि कोई टेक्सॉन को बाद में रिक्लासिफाइड किया गया है, ठीक है, किसी और किंगडम में, पहले एनिमल में था, अभी किसी और में रिक्लासिफाई कर दिया गया है,
फिर भी उसका जो ओरिजिनल zoological नाम रहेगा वो अवेलेबल रहेगा. So this is also possible. So C and D is correct. So your correct answer is option number 4 for the question. Now moving for the next one. Following table shows cultivated crops and the continents. ये भी direct question है. यदि हमने पढ़ा है तो हमको आएगा. Otherwise आपको स्किप करना पड़ेगा. कॉफी, पाइनएप्पल, बनाना, रबर. एक बार हम देख लेते हैं. कॉफी स्टूडेंट्स अफ्रीका से ओरिजिनेट होता है. सो ए का 2 होना चाहिए. ए का 2 आपको दो ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे, राइट. अफ्रीका में भी हम बोल सकते हैं कि ये ओरिजिनेट हुआ है एक्चुअली इथोपिया से. ठीक है. फिर यहाँ पर बनाना की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो बनाना एशिया में देखने को मिलेगा. तो सी का 3 आपका, सी का 3 से हमारा आंसर आ जाता है क्योंकि यहाँ पर सी का 2 दिया है. बनाना एशिया में भी स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट एशिया और इंडो मलयान रीजन जो रहता है वहां पर ज्यादातर हम उसको एज अ कल्टीवेटेड क्रॉप देखते हैं. पाइनएप्पल और रबर दोनों स्टूडेंट्स यू कैन गो विद अ साउथ अमेरिका. ठीक है. पाइनएप्पल स्पेसिफिकली बिटवीन ब्राजील पैराग्वे के बीच में हम देखते हैं. और रबर आपका पैरा रबर जो स्पेसिफिक है Amazon basin, you can see go for the para rubber. So your correct answer is option number 1 for this question. अभी आया मेन डाइवर्सिटी का आपका एनिमल में से क्वेश्चन जो कि अगेन काफी इंपॉर्टेंट है. जितने भी आपको यहाँ पर चारों क्लासेस दी है आर्थ्रोपोडा के, क्योंकि आर्थ्रोपोडा इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. और कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हमको मैच करना है. तो कौन कौन से दिए हैं यहाँ पर क्लासेस? एरेक्निडा, क्रस्टेशिया, मायरापोडा और इंसेक्ट. तो इंसेक्टा यदि हमने ज्यादा नहीं भी पढ़ा है तो हम इंसेक्टा से मैच करने की कोशिश कर सकते हैं बिकॉज इंसेक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स यू नो. एम आई राइट? तो देखो, हेड इज डिस्टिंक्ट विद अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई, paired antenna, paired mandibles, paired maxillae. Head is distinct again having a pair of simple eye. यहाँ पर compound eye है, यहाँ पर simple eye है. 5 segmented head with 2 pairs of antenna, 2 pairs of maxillae and 1 pair of mandibles. और cephalothorax with 2 chelicerae and 2 pedipalps. क्या होना चाहिए? If you go with your insects की आंखें कैसी होती है? सिंपल आईज होती है कि कंपाउंड आई होती है? एनीवन? थोड़ा सा सोच सकते हो आप लोग. इफ यू गो फॉर दैट कंपाउंड आईज, राइट. इसके बाद में यहाँ पर 5 सेगमेंटेड हेड विथ 2 pairs of antenna, 5 सेगमेंट जहां पे 2 पेयर एंटीना के रहेंगे, 2 पेयर मैक्सिला के रहेगा और 1 पेयर मैंडिबल का रहेगा. ये किस में हम देख सकते हैं? वेयर यू कैन सी दिस? एरेक्निड्स, क्रस्टेशिया या मायरापोडा. चलो एक बार हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. मेरे हिसाब से डी का 1 होना चाहिए. Let us see the characteristics first of all. देखो मायरापोडा यदि हम बात की है तो many pairs of legs, 2 body sections, head और trunk में वो डिवाइड होता है. एंटीना 1 पेयर रहेगा. आईज कैसी है? सिंपल आईज है. ठीक है. मायरापोडा में. एरेक्निड्स में चेलिसरे, a pair of चेलिसरे, a pair of pedipalps and hypostome, right. 2 distinct region में बॉडी डिवाइड होती है, cephalothorax और abdomen. Got it? They have also simple eyes. 4 pairs of legs on cephalothorax. Antenna नहीं होता है. Crustacea, 5 segments and their associated appendages into fused unit. ठीक है, जिसमें 2 pair of antenna रहेगा. Mandibles रहेगा यहाँ पर, right. Maxillae रहेगा. Crustaceans की eye compound eye है. Insects, 3 body segments, head, abdomen, thorax, jointed legs, antennae, pair of mandible, 2 compound eyes on an either side of the head. अभी आ जाओ यहाँ पर. देखो compound eyes हमने 2-3 में देख लिया, लेकिन head is distinct with a pair of compound eye. Head distinct अलग से, pair of antenna भी रहेगा, mandible और maxilla. तो D का आपका 1 ही for sure होना है. सिंपल आईज हमने कहा देखा था? सिंपल आईज हमने एरेक्निड्स में देखा है.
कि नहीं, कि सेफेलोथोरैक्स आना चाहिए। देखो यहाँ पे मायरापोडा में देखा था सिंपल आइज, एराक्निड्स में नहीं देखा था मैम। सेफेलोथोरैक्स तो नीचे एराक्निड्स में देखा है, यस यू कैन सी हियर, राइट। तो सिंपल आए मायरापोडा में, तो सी का फिर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एम आई राइट। एराक्निड्स आ गया, सेफेलोथोरैक्स, बच रहा है क्रस्टेशिया 5 सेगमेंट। आपका करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, आपका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। एक्चुअली इंसेक्ट वैसा ही आप आंसर इसका भी निकाल सकते थे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो आप ध्यान में रखोगे, तो दिस कुड बी एन आल्सो यूजफुल फॉर यू ऑल। Now moving for the next one, simple सा easy सा question है, which one of the following feature differentiates bacteria from archaea? Presence of cell wall made up of peptidoglycan, absence of nuclear membrane, presence of single circular chromosome, presence of multicystronic operon. हमको डिफरेंशिएट कौन सा कैरेक्टर करता है, कौन सा फीचर करता है, वो बताना है। देखो मल्टीसिस्टोनिक ओपरेंस तो दोनों में होता है, तो डिफरेंशिएशन का सवाल नहीं होता है। सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम भी दोनों में देखने को मिलता है। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कैन वी गो सेट एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? नहीं बच्चों, इनके पास में दोनों में भी देयर इज एन एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो बोथ ऑफ देम डू नॉट हैव। हमको डिफरेंशिएट करना है कि एक में है और एक में नहीं है, तो डेफिनेटली ऑप्शन 1 ही आएगा कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। किसमें सेल वॉल देखने को मिलता है? बैक्टीरिया में, आर्किया इट लैक्स दिस पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। एम आई राइट? तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विशेस इकाइनोडर्म्स फ्रॉम द निडेरियंस? इकाइनोडर्म्स को निडेरियन से कौन सा फीचर डिस्टिंग्विश करता है? Again, this is again a very simple one. Absence of sexual reproduction, the presence of radial symmetry, total number of germ layer present, या फिर the presence of network of water filled tubes for the movement. Absence of sexual reproduction, can you go with that? कि भाई इसको distinguish करता है echinoderms? नहीं, it is, this is present in both again. Am I right? तो ये नहीं हो जाएगा। Presence of radial symmetry, राइट? रेडियल सिमेट्री दोनों में होती है क्या कि नहीं होती है? देखो इकाइनोडर्म्स, वी कैन से इफ आई गो विद द इकाइनोडर्म्स बच्चों, तो इकाइनोडर्म्स में पेंटा रेडियल सिमेट्री हम देखते हैं। किसमें? ये स्पेसिफिक होता है अडल्ट फॉर्म में, लेकिन हाँ इकाइनोडर्म्स के जो लार्वल फॉर्म होता है वो हमको बायलैटरल रहता है, लेकिन रेडियल है एडल्ट्स में। एम आई राइट? बायलैटरल इन लार्वे। और निडेरियंस यदि हम बात करें तो निडेरियंस डेफिनेटली दे हैव अ रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री होता है, तो ये वाला पॉइंट भी डिस्टिंग्विश नहीं करेगा। टोटल नंबर ऑफ जर्म लेयर प्रेजेंट, क्या हम बोल सकते हैं डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है? डेफिनेटली। इकाइनोडर्म्स क्या है? इकाइनोडर्म्स ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और निडेरियंस क्या है? डिप्लोब्लास्टिक। तो ये डिफरेंशिएशन हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ वाटर फिल्ड ट्यूब्स, आप बोलोगे कि मैडम पेंटा रेडियल इकाइनोडर्म्स में हमने वाटर फिल्ड ट्यूब्स हम देखते हैं, एम आई राइट? आपका पूरा जो रेडियल ट्यूब फिट हम देखने को मिलता है, लेकिन निडेरियंस में भी है क्या? यस, निडेरियंस में भी जो निडोब्लास्ट होता है इट इज अ टाइप ऑफ वाटर फिल्ड ट्यूब, वो भी उसका काम करता है, तो दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 3 फॉर दिस क्वेश्चन। Now moving for the next one, depicted below is a phylogenetic tree. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर देखो जो मोस्ट रीसेंट एंसेस्टर और तीनों टेक्सा को कवर किया हुआ है ग्रुप एक्स में। यहाँ पर मोस्ट रीसेंट एंसेस्टर है, उसकी 4 टेक्सास है, उसमें से 3 को किया है, 1 को नहीं किया है, तो एक्स तो क्या हो जाएगा? एक्स तो आपका मोनोफिलिटिक हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन में एक्स में मोनोफिलिटिक दिया है। वाई पॉली है कि पैरा है बच्चों? सो वाई इज व्हाट? एनीवन? वाई इज योर पैराफिलिटिक, पॉली नहीं है। पॉली रहता तो हम यहाँ से इसको एक सिलेक्ट किया रहता और इसको एक सिलेक्ट किया रहता, ऐसा कुछ रहता तो हम पॉली बोल सकते थे, बट यहाँ पर वैसा नहीं है। नाउ मूविंग फॉर वन मोर क्वेश्चन। इन 4 टेक्सा 2 कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर्स दिए शेप और कलर के, और हमको क्या बताना है? एक्चुअली
Using the above data, 4 trees were built using the method of maximum parsimony which are given below. हमको बताना है select the option represents the two most parsimonious trees. दो इसमें से most parsimonious ये ना जिसमें least number of changes देखने को मिलेंगे. Got it? अब पहला वाला देखो स्टूडेंट्स, ब्लैक कलर है, स्क्वायर शेप है, यहाँ से ये चेंज हुआ है, शेप वही है बट कलर चेंज हुआ है, तो वी कैन से दैट यहाँ पर कलर चेंज दिख रहा है. यहाँ पर कलर सेम है लेकिन शेप चेंज हुआ है, और यहाँ पे कलर और शेप सेम है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये वाले में दो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. बी में क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है यहाँ पर, एम आई राइट, यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, और यहाँ पर कलर और चेंज शेप दोनों चेंज हुआ है, कलर भी चेंज हुआ है, शेप भी चेंज हुआ है, तो टोटल 4 चेंजेस है. अब यहाँ पर शेप से अगेन शेप और कलर दोनों चेंज हुए हैं, शेप और कलर दोनों चेंज हुए हैं, यहाँ पे शेप चेंज हुआ है और यहाँ पर भी शेप चेंज हुआ है, तो 4 डिफरेंस आ गए. यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखो ये कलर और शेप दोनों सेम है, यहाँ पर क्या हुआ है, कलर चेंज हुआ है, तो टू मोस्ट पार्सिमिनस ट्री में 2 और 1 दैट इज ए और डी को हम ले सकते हैं, और ए और डी आपको कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 4, इट इज ए और डी, सो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 4. आई होप दिस इज क्लियर. सिंपल क्वेश्चन था, देख के हमको लगता है कि बाप रे क्या पूछ लिया, बट थोड़ा सा समझ के आप करो तो यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस आल्सो. पार्ट सी के क्वेश्चंस है. नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, मैच द पेयर अगेन. फाइला क्लासेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, यहाँ पर फाइलम्स, प्लैथिलमेंथस, एनालिड्स, इंसेक्टा और इकाइनोडर्म्स दिया है. मैंने आपको कहा कि इसी तरह के यही सारे इंपॉर्टेंट्स आते हैं जनरली, इसी में से आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से कर लेना है. अभी इकाइनोडर्म्स अभी हमने देखा भी था, इंसेक्टा भी देखा है, तो देखो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं. बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री आया तो इकाइनोडर्म्स हो सकता है कि नहीं, यस इट इज पॉसिबल दैट रेडियल सिमेट्री है तो इकाइनोडर्म्स हो सकता है, तो डी को हम 2 में ले सकते हैं. और पेंटामेरस बोला है एज एन एडल्ट, डेफिनेटली ये क्या इकाइनोडर्म्स ही है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी होता है, तो डी का 2 आपको 2 ऑप्शन दे रहा है, तो आप 3 और 4 को क्रॉस कर सकते हो, 1 और 2 में से अब कुछ है. इंसेक्टा की भी बात हो रही है, बायलैटरल सिमेट्री, एसीलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड बॉडी, मेटामेरिज्म दिखाता है, ट्रू सीलोम, काइटेनस कीटे, exoskeleton of chitin, 3 main body parts, head, abdomen, thorax, 6 legs, usually with the wings in adult stage. Can you go with the insecta in this case? C को 5 में आप ले सकते हो क्या, कि नहीं आएगा? It could be there, isn't it? तो C का 5 आएगा. Exoskeletonous बोला है, chitin, 6 legs mainly specifically यदि मैं बात करूं तो C का 5, वेरी स्मार्ट, दोनों में C का 5 दिया है. अच्छा, बी का 4 भी दोनों में दिया है, हमको निकालना है ए से, तो चलो डायरेक्ट ए पे देखते हैं. ए आ गया प्लैथिलमेंथस. प्लैथिलमेंथस फ्लैटवर्म्स, एम आई राइट. फ्लैटवर्म्स में सिमेट्री कौन सी देखी जाती है, हम लोग यहाँ पर बायलैटरल दिया है, यहाँ पर भी बायलैटरल दिया है, तीसरे में सेगमेंटेड बॉडी दिया है, जो ऑप्शन में 3 और 1 है, तो हम 3 और 1 ही देखेंगे फिर, है ना. तो ये भी गया आपका 3 और 1 में बायलैटरल सिमेट्री, अच्छा ये सीडो सीलोमेट है और ये सीलोमेट है. ट्रिप्लोब्लास्टिक, डाइजेस्ट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इफ प्रेजेंट, फ्लैटेंड बॉडी. यहाँ पर बोल रहा है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ऑफन माइक्रोस्कोपिक विद अ कोरोना ऑफ सीलिया. क्या ले सकते हो, प्लैथिलमेंथस ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है कि आपका सीलोम की बात करें, डिफरेंस में आपको सीलोम का ही देखना है, यहाँ ए सीलोमेट दिया है, यहाँ पर सीडो सीलोमेट दिया है, तो देखो उसके लिए बहुत अच्छा चार्ट है जो आपको याद कर लेना चाहिए, हमेशा मैं बोलती हूँ. ये आपका पैराजोआ, यूमेटाजोआ. सिमेट्री देखो बेटा, रेडियल सिमेट्री आपको यहाँ पर ही मिलेगी ये दोनों में, फिर आपको बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिल रही है इन सभी में. यहाँ पर इकाइनोडर्म्स में हम लोग सिर्फ देखते हैं कि अडल्ट्स में क्या होता है, पेंटा रेडियल आता है. उसके बाद में सीलोम्स की बात करें तो ए सीलोमेट्स इन प्लैथिलमेंथस एंड इमर्शियंस,
सीडोसिलोमेट्स में निमेटोड्स, रोटिफेरा, और उसके बाद में ये सारे सिलोमेट्स आ जाएंगे, राइट। तो ए सिलोमेट में क्या आ रहा है आपका, प्लैथिलमेंथस आ रहा है। यहाँ पर ए सिलोमेट दिया है, सीडोसिलोमेट भी दिया है, लेकिन सीडोसिलोमेट्स में कौन सा आएगा, सीडो में आ रहा है निमर्टियंस और रोटिफेरेंस, इजंट इट। और एनालिड्स तो सिलोमेट्स में आ रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा फिर आपका, ए का क्या होना चाहिए बच्चों, एनीवन, ए का हो जाएगा ए सिलोमेट, एम आई राइट। तो योर करेक्ट आंसर इज ए का 3, दैट इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो अगेन मैं हमेशा बताती हूँ, दिस इज वेरी गुड फाइलोजेनेटिक ट्री। यहाँ पर देखो ट्रू सीलोम आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, एम आई राइट, ये सीडोसिलोम तक जा रहा है। यहाँ पर भी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आपको पता है, यहाँ से ड्यूट्रोसोम्स डेवलपमेंट हो रहा है, यस, सेगमेंटेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो यू कैन गो विद दिस ट्री आल्सो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिफरेंशिएशन। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, द टेबल बिलो शोज इंसेक्ट सेंसरी स्ट्रक्चर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली सेंसरी स्ट्रक्चर्स और इंसेक्ट्स के रिलेटेड। इसलिए आपको इंसेक्टा को बहुत डिटेल में जाना था, तभी आप इसका आंसर कर सकते हो, राइट। तो आपको दिया है डॉर्सल रिम एरिया, मशरूम बॉडी, एंटिनल लोब और सेंट्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर एकदम बिना पढ़े भी यदि कुछ देखना है तो हम एंटिनल लोब से थोड़ा बहुत जजमेंट कर सकते हैं, है ना। एंटीना जनरली क्या करता है, सेंसेशन का काम करवाता है। यदि इन्हें मैं ऐसे बात करूं कि मैंने ये नहीं पढ़ा है डिटेल में, राइट, ये क्वेश्चन, बट यदि मुझे थोड़ा सा सोचना है तो मैं थोड़ा दिमाग में कैसे लगा सकती हूँ। तो ऐसा कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिया है क्या, लर्निंग एंड मेमोरी दिया है, ये विजन के रिलेटेड है, मोटर कंट्रोल और मैकेनो सेंसेशन है। तो यस, एंटिनल लोब यू कैन गो विद योर मैकेनो सेंसेशन, राइट। और इंसेक्ट में ये प्राइमरी ऑल्फैक्टरी सेंटर हम इसको बोलते हैं, एंटिनल लोब को, और मैकेनो सेंसेशन में भी काम करवाता है, इन स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, एयर करंट हो रहा है, टच हो रहा है, ये सारा। तो आपका सी का 5 हो जाएगा। सी का 5 सॉरी 4 आपको एक ही ऑप्शन में दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो आपका करेक्ट आंसर 4 हो सकता है। एक बार हम सारा भी देख लेते हैं। डॉर्सल रीम एरिया जो होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, राइट, ये डॉर्सल रिम एरिया होता है ऑफ योर कंपाउंड आई। ये किसकी बात कर रहा है, कंपाउंड आई की। अब कंपाउंड आई आ गया, यानी आंसर आ गया आपका, इट वुड बी पोलराइजेशन विजन, इजंट इट, इट शुड बी पोलराइजेशन विजन, ठीक है। नेविगेट करवाता है यूजिंग दिस पोलराइजेशन। उसके बाद में मशरूम बॉडी, मशरूम बॉडी भी इंसेक्ट का सेंसरी स्ट्रक्चर का बहुत की स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, जो कि मेमोरी और लर्निंग में इंपॉर्टेंट काम करता है। फिर सेंट्रल कॉम्प्लेक्स जो है, सेंट्रल अगेन तो मोटर कंट्रोल से आप इसको ले सकते हो। सेंट्रल कॉम्प्लेक्स मोटर कंट्रोल, ब्रेन इन्वॉल्व होता है, जो कि मोटर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करवाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। इससे भी आप निकाल सकते थे आंसर आपका। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन। A newly discovered small mammal from Madagascar lays eggs, has a cloaca, and shows electroreception through its snout. Molecular phylogenetics places it basal to all other living mammals. Based on these characters, which of the following groups can it be assigned to? Eutheria, Metatheria, Protheria, थेरिया। मैमिलियन मैमल्स के ऊपर बात हो रही है यहाँ पर। अब सीधी सीधी यदि मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखो आप लोगों को पहले तो मैं एक नॉर्मल वे में हम यहाँ बात करेंगे। यदि मैं मैमल्स को डिवाइड करूं तो हम इसको 2 ग्रुप में डाल सकते हैं, राइट। वन इज प्रोथेरिया, यस प्रोथेरिया, और दूसरा आ जाएगा आपका थेरिया। प्रोथेरिया में एग्जाम्पल्स में आपके मोनोट्रीम्स हम जिसको लेते हैं, मोनोट्रीम्स आर द ओनली वन, राइट। और ये कैसे होते हैं, दीज आर द एग लेग्स, ये एग ले करते हैं, ठीक है। मोनोट्रीम्स आर द ओनली वन जिसमें सिर्फ बचे हुए जो एग्जाम्पल प्लैटिपस, यस प्लैटिपस, और आपका इक्निडनास जो है ऑस्ट्रेलिया के,
ये दोनों monotrims, they are surviving only. These are the only protherians here. Therian students, that is which are young one bearings, हम बोल सकते हैं. Yes, young ones bear करते हैं थेरिया. ये डिवाइड हम करते हैं इनको भी दो, उसमें एक आ जाता है मेटाथेरिया और दूसरा आता है यूथ एरिया. यूथ एरिया में आपके आ गए प्लासेंटल मैमल्स, यानी ह्यूमन इसमें आ गया, और मेटाथेरिया में आ जाते हैं मार्सुपियल्स, कंगारूज हो गए है ना, कोयलाज हो गए, ये सारा इसमें आएगा. तो वही चीज यहाँ पर दी है. उन्होंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिया है कि ये एक मैमल डिस्कवर्ड हुआ है जो कि एग ले कर रहा है. अब एग ले कर रहा है तो एग लेइंग तो यही है. बहुत सिंपल था, इसी से आंसर आ जा रहा है. आपको इतना भी पता है, यू कैन गेट योर आंसर फ्रॉम हियर ओनली. एग लेइंग यानी आपका प्रोथेरिया ही है. प्रोथेरिया में मोनोट्रिम्स आ रहा है, isn't it? Has a cloaca and also shows electroreception through its snout. तो सीधा सीधा हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा था, that option 3 is the correct answer, right? 3 will be the right answer. ये सारे क्योंकि it bears the young one, not egg laying. ये egg layings नहीं है. देखो, monotremes are the egg laying mammals जो कि प्रोथेरिया के अंडर आते हैं. यस, इनमें प्लैटिलपस और इग्नास या फिर स्पाइनी एंटीटर्स बोलते हैं, राइट. इनमें से मोनोट्रिम्स ही ऐसे मैमल्स है, इन्होंने कहा है, जो कि एग शेल ले करते हैं यहाँ पर, राइट. मोनोट्रिम्स में स्टूडेंट्स देखो, क्लोएका जनरली मैमल्स हम बोल दिया तो क्लोएका शुड नॉट बी देयर, लेकिन अब ये रेप्टाइल्स के बाद मैमल्स शुरू हो रहा है ना, सो डेफिनेटली रेप्टाइल्स के जैसा ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोट्रिम्स में, दैट इट इज हैविंग अ क्लोएका. गॉट इट. उसके अलावा मेमेलियन कैरेक्टर्स में सिंगल बोन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर जॉ, फर, मेमोरी ग्लैंड्स, ये सब रहेंगे. तो क्लोएका भी मोनोट्रिम्स में है, राइट. उसके बाद में जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, प्लैटिपस, इट इज हैविंग एन इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स. इसके पास इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स होता है उसके बिल में, राइट, जो कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को डिटेक्ट करता है. तो यदि हमने ये सारी चीजें यहाँ पर देख ली है कि इलेक्ट्रोरिसेप्शन है, क्लोएका है, एग ले कर रहा है, तो वो क्या है? इट इज नथिंग बट द प्रोथेरिया. एक्चुअली इसी से आपका आंसर आ जाता था यहाँ पे. आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू. तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए डाइवर्सिटी से. आई होप इट वाज यूजफुल सेशन फॉर यू. काफी कुछ आप लोगों ने रिवाइज कर लिया. और कोई टॉपिक्स आपके मिस हुए जो आपने इसमें से नहीं पढ़े, तो आई वुड सजेस्ट कि उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कर रहे हैं. जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी के कर रहे हैं, कि जहां से वापस से क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. गॉट इट. सो जस्ट गो फॉर दैट एंड आई होप यू लाइक द सेशन. तो सेशन को लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स, और लिंक को भी शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स भी इसको देखें. इट कुड बी यूजफुल फॉर देम ऑल्सो. जैसे मैंने कहा कि ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि ये एक ही पर्टिकुलर एग्जाम के लिए. दिस इज गुड फॉर ऑल द एंट्रेंस एग्जाम्स. अगेन, जो बच्चे आपका यूजी पीजी में पढ़ रहे हो, आपको आपके लिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट सेशन हो सकता है. सेट की एग्जाम जो देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट सेशन है. स्पेसिफिकली जोलॉजी की जो एग्जाम्स दे रहे हैं, काफी बच्चे बोल रहे हैं, उसके लिए भी ये सेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट. सो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए स्टूडेंट्स. एंड यस, ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक्स वॉट एवर यू फील अबाउट द सेशन. सो see you in the next class. Till then, all of you, bye bye, take care and keep learning, right? Bye students.